पाकिस्तान का रसूब 250 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल क्या भारत के स्कैल्प मिसाइल को टक्कर देने वाला है? डीआरडीओ की तरफ से अभी रुद्रम 1 मिसाइल की रेंज को क्यों बेहतर करने का प्लान किया जा रहा है और फ्यूचर में भारत किस वजह से दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मिसाइल प्रोड्यूस करने वाला देश बनने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के इंडिजिनस रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल प्रोग्राम और उसके नए लॉन्ग रेंज वेरिएंट की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी में एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक डीआरडीओ अभी रुद्रम 1 मिसाइल का एक अपग्रेडेड वेरिएंट को डेवलप कर रहा है, जिसका स्ट्राइक रेंज लगभग 300 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। अभी रुद्रम 1 को स्पेशली SU-30 MKI जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया, जो कि एनिमी सर्वेलेंस रडार, फायर कंट्रोल रडार और कम्युनिकेशन एमिटर को टारगेट करने वाला है। लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम रैपिडली मॉडर्नाइज होने की वजह से डीआरडीओ की तरफ से अब इसका रेंज और सर्वाइबिलिटी दोनों को इंक्रीज करने पर फोकस किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नए वेरिएंट में अस्त्र विवियार मिसाइल प्रोग्राम से डिराइव किए गए डुअल पल्स रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी और हाई एनर्जी प्रोपेलेंट आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें पहला प्रोपल्सन फेज मिसाइल को रैपिडली हाई अल्टीट्यूड तक एक्सलेरेट करने का काम करने वाला है, जहां लो एयर ड्रैग की वजह से मिसाइल एनर्जी एफिशिएंट ग्लाइड फेज में एंटर करने वाला है। फिर मिसाइल पैसिव मोड में एनिमी रडार एमिशन को डिटेक्ट करने वाला और आगे ग्लाइड करके बढ़ने वाला है। उसके बाद टर्मिनल अटैक फेज में सेकेंड स्टेज की प्रोपल्सन एक्टिव होने वाला है, जिससे मिसाइल लास्ट मोमेंट पर भी हाई स्पीड और मैनेवरेबिलिटी को अचीव करने वाला है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो अभी रुद्रम फैमिली भारत के सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डेड यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन का सेंट्रल पार्ट बनने वाले। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह डेवलपमेंट क्लियर इंडिकेट करता है कि अभी भारत सिर्फ डिफेंसिव एयर डिफेंस वॉरफेयर नहीं, बल्कि एनिमी एयर डिफेंस इकोसिस्टम को सिस्टमेटिकली ब्लाइंड करने की कैपेबिलिटी को रैपिडली डेवलप कर रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर फ्लीट और उसके लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत की तरफ से अपने सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर फ्लीट को 2040 तक ऑपरेशन रखने के लिए एक बहुत बड़ा मॉडर्नाइजेशन और ओवरऑल प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को रिटायर करने के बदले उन्हें और ज़्यादा एडवांस और सर्वाइवेबल बनाने की तरफ मूव किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 2026 में इन हेलीकॉप्टर के लिए एक मेजर रिपेयर और ओवरऑल प्रोग्राम को अप्रूव किया गया है। आप सभी को याद होगा कि भारत ने 2012 से 2018 के बीच लगभग 150 के आसपास MI-17 V5 हेलीकॉप्टर को अपने सर्विस में शामिल किया था, और ये हेलीकॉप्टर लद्दाख के हाई अल्टीट्यूड लॉजिस्टिक मिशन से लेकर स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट, डिजास्टर रिलीफ और कैजुअलिटी इवैक्यूएशन तक मल्टीपल क्रिटिकल रोल को परफॉर्म करते आ रहे हैं। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी इनकी सर्विस लाइफ को एडिशनल 10 से 15 साल तक एक्सटेंड करने का प्लान किया जा रहा है। अभी इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी VL की तरफ से डेवलप किया जा रहा इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लगभग 2385 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया था, जिसमें अभी हमारे MI-17 हेलीकॉप्टर में नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और चैफ और फ्लेयर डिस्पेंसिंग सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाने वाला है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो मैनपैड्स और शॉर्ट रेंज मिसाइल थ्रेट रैपिडली इंक्रीज होते जा रहे हैं, जिस वजह से यह अपग्रेड अभी बहुत ही क्रिटिकल माना जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भारत इंपोर्टेड हेलीकॉप्टर्स को सिर्फ मेंटेन नहीं कर रहा है, बल्कि उन्हें फ्यूचर बैटलफील्ड के लिए मॉडर्नाइज करके एक लॉन्ग टर्म कॉम्बैट रेडी ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम और अरिहंत क्लास के चौथे SSBN यानी INS अरिसुदान की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिहंत क्लास का चौथा और फाइनल न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी S4 अभी C-12 फेज में एंटर कर चुका है, जिसको फ्यूचर में ऑफिशियली INS अरिसुदान के नाम से कमीशन किया जाने वाला है।
सिंपल भाषा में बोले तो अभी भारत अपने फर्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन फ्लीट को कंप्लीट करने के बहुत करीब पहुंच चुका है और ये डेवलपमेंट इंडियन नेवी के न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटी को मेजर बूस्ट प्रोवाइड करने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक INS अरिसुदान को 2024 के अक्टूबर के महीने में विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में लॉन्च किया गया था और अभी इसका सी ट्रायल कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें प्रोपल्शन सिस्टम, कॉम्बैट सूट, मिसाइल हैंडलिंग और अंडर वाटर एंड्योरेंस कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से इसका ऑफिशियल कमीशनिंग 2027 तक होने की उम्मीद किया जा रहा है। अभी INS अरिसुदान की सबसे खास बात इसका स्ट्रेच्ड अरिहंत क्लास कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस सबमरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा K4 मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरिहंत क्लास की सबमरीन में लगभग 80 to 90% तक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी रिएक्टर इंटीग्रेशन से लेकर कॉम्बैट सिस्टम और अंडर वाटर प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर तक सब कुछ भारत की तरफ से डेवलप किया गया है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो INS अरिसुदान की इंडक्शन भारत के लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि इसके बाद इंडियन नेवी साइमल्टेनियसली मल्टीपल SSBN को ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पर मेंटेन रख सकता है, जो कि क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए बहुत ही क्रिटिकल रोल को प्ले करने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम और फ्यूचर मिसाइल वॉरफेयर डॉक्ट्रिन की तरफ से है। अभी दुनिया भर में मिसाइल टेक्नोलॉजी का कंपटीशन सिर्फ रेंज, स्पीड या पेलोड के ऊपर लिमिटेड नहीं रहने वाला है, बल्कि फ्यूचर वॉरफेयर में असली गेम चेंजर ये होने वाला कि कौन सा देश सबसे कम कॉस्ट में सबसे ज़्यादा प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल को मैन्युफैक्चर कर सकता है और कितनी जल्दी मैन्युफैक्चर कर सकता है। और इसी सेक्टर में अभी भारत की तरफ से 3D प्रिंटिंग यानी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को अग्रेसिवली पुश किया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी भारत फ्यूचर में ऐसे क्रूज मिसाइल और लॉटरिंग स्ट्राइक वेपन को डेवलप करना चाहता है जिन्हें ट्रेडिशनल मिसाइल के कंपैरिजन में बहुत ही कम कॉस्ट और बहुत ही कम समय के अंदर बनाया जा सकता है। अभी नॉर्मली टॉमहॉक या ब्रह्मोस जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल की कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर में होता है, जिस वजह से इनका ऑपरेशनल यूज काफ़ी लिमिटेड होता है और इसको सिलेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत फ्यूचर में 500 किलोमीटर रेंज वाले एक इंडिजिनस सबसोनिक क्रूज मिसाइल को $1 लाख के अंदर डेवलप कर लेता है तो ये पूरा बैटलफील्ड इक्वेशन को चेंज कर सकता है, क्योंकि ऐसा होने पर मिसाइल स्ट्रेटेजिक एसेट से हटकर एक कॉमन एसेट बन जाएगी जिनको हम बैटलफील्ड में अपने हिसाब से कई बार भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की सबसे खास बात ये होने वाला है कि इस टेक्नोलॉजी में मिसाइल के एयरफ्रेम, इंजन कंपोनेंट, डक्ट्स और कंबस्शन चैम्बर को ट्रेडिशनल मशीनिंग और वेल्डिंग के बिना भी रैपिडली मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, यानी प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटी और सप्लाई चेन डिपेंडेंसी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने वाली है। स्पेशली 3D प्रिंटिंग प्रोपल्शन सिस्टम अभी ग्लोबली एरोस्पेस सेक्टर का बहुत बड़ा फोकस बन चुका है, क्योंकि एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की मदद से हाईली ऑप्टिमाइज्ड जियोमेट्रिक्स क्रिएट किया जा सकता है, जो कि कन्वेंशन मैन्युफैक्चरिंग में पॉसिबल नहीं होता है। इस वजह से फ्यूचर में भारत के स्टार्टअप और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स भी लो कॉस्ट मिसाइल इकोसिस्टम में रैपिडली एंटर कर सकते हैं। अभी स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सैचुरेशन स्ट्राइक अटैक में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ लो कॉस्ट क्रूज मिसाइल और ऑटोनोमस स्ट्राइक ड्रोन को साइमल्टेनियसली लॉन्च किया जा सकता है और इसी सिनेरियो में अफोर्डेबिलिटी भी प्रिसीजन जितना इंपॉर्टेंट फैक्टर को प्ले करने वाला है। अगला अपडेट पाकिस्तान के नए रसूब 250 स्टेल्थ क्रूज मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। अभी साउथ एशिया के एरियल स्ट्राइक इकोसिस्टम में एक नया डेवलपमेंट सामने आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अभी ऑफिशियली एक लाइट वेट स्टेल्थ एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल यानी ALCM को अनवील किया गया, जिसका नाम रसूब 250 बताया जा रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो अभी पाकिस्तान एक ऐसा कॉम्पैक्ट स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है जिसको ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका टोटल वेट लगभग 285 किलोग्राम के आसपास होने वाला है, जिसका ऑपरेशनल रेंज लगभग 350 किलोमीटर के आसपास बताया जा रहा है। अभी नॉर्मली ट्रेडिशनल क्रूज मिसाइल कंपैरेटिवली हेवी और एक्सपेंसिव होते हैं, जिन्हें मोस्टली फाइटर एयरक्राफ्ट या स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से ही लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन रसूब 250 का कॉन्सेप्ट स्लाइटली डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अभी स्पेशली एक लाइट वेट और लो ऑब्जर्वेबल मिसाइल इकोसिस्टम को बिल्ड करने की तरफ फोकस कर रहा है, जो कि स्लो मूविंग प्लेटफॉर्म से भी आसानी से लॉन्च किए जा सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल को पाकिस्तानी इंजीनियर्स की तरफ से डोमेस्टिकली डेवलप किया गया और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये पाकिस्तान के प्रीवियस इंडिजिनस मिसाइल प्रोग्राम का एक इवोल्यूशनरी एक्सटेंशन प्रोग्राम होने वाला है। अभी इसका सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी होने वाला है, यानी फ्यूचर में इसको यूएवीज,
अटैक हेलीकॉप्टर या फिर फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो पाकिस्तान का फोकस अभी लो कॉस्ट स्टैंड अप स्ट्राइक कैपेबिलिटी बिल्ड करने के ऊपर दिख रहा है, क्योंकि लाइटवेट स्टेल्थ क्रूज मिसाइल एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम के अगेंस्ट सैचुरेशन अटैक करने के लिए या प्रिसिशन अटैक करने के लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकते हैं। साथ ही स्मॉलर रडार क्रॉस सेक्शन होने की वजह से इनको डिटेक्ट करना और इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल बनने वाला है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल इसका रियल स्टेल्थ इफेक्टिवनेस और गाइडेंस एक्यूरेसी होने वाला है, क्योंकि पब्लिकली अभी तक इस मिसाइल के सीकर टेक्नोलॉजी, टेरेन फॉलोइंग कैपेबिलिटी या एक्चुअल लो ऑब्जर्वेबल परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा टेक्निकल डिटेल सामने नहीं आया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।